कुछ समय से जमींदार साहब पत्नी के साथ घर से बाहर है और इधर अनमोल और इशिता के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है। क्या उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटेगा या उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? आइए पढ़ते हैं। आज जब इशिता घर लौटी तो बहुत चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अनमोल से कैसी शर्म महसूस हुई। क्या उसे धीर गंभीर अनमोल अच्छा लगने लगा है? कहीं उसे अनमोल से प्यार तो नहीं हो रहा है? पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं नहीं, वह भी क्या बेमतलब की बातें सोच रही है। वह तो सिर्फ रजत से प्यार करती है। यह कोई प्यार नहीं, सिर्फ हमदर्दी है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसके मन में अनमोल के लिए सिर्फ हमदर्दी पैदा हुई है। फिर अनमोल से कैसे? उसने इस बात को सिरे से नकार दिया। यह कुछ दिन उसके लिए बहुत अच्छे रहे। इन दिनों में उसने बहुत कुछ सीखा। अगले दिन जब वह बूढ़े नौकर से मिलने गई तो बोली, बाबा शायद अब मैं तुमसे फिर मिलने ना आ सकूं। कल शाम तक मेरे साथ सास ससुर वापस आ जाएंगे। बूढ़ा नौकर बोला, बिटिया तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो, पर यही है सच्चाई। मुझे लगता है इस बार तुम्हारे सास ससुर अकेले नहीं लौटने वाले, उनके साथ रजत भी होगा। पहले तो इशिता यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वह बोली, आप यह बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं इन लोगों की नस नस से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ रजत कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि कुछ दिनों के लिए छुप गया था। यह सब इनकी मिली भगत है। इशिता पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। क्या रजत भी इनके जैसा ही है? क्या वह जानबूझकर कहीं छुप गया था? पर क्यों? इसका मतलब वह भी अपने माता पिता की तरह धोखेबाज है और उसका वो प्यार सब कुछ सिर्फ झूठ था। इसका मतलब उसने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। इशिता की आंखों में आंसू आ गए। प्यार के नाम पर उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। जिस प्यार के कारण वह आज इन परिस्थितियों में है और जिस प्यार के लिए उसने अपनी शादी तक ठुकरा दिया। क्या वह धोखेबाज हो सकता है? उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था। सास ससुर चाहे कैसे भी हो, उसका रजत धोखेबाज नहीं हो सकता। बूढ़ा बोला, बिटिया तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह सच है, रजत बाबू कहीं नहीं गया, वह बस कहीं छुप गया था। मैं तो यह भी जानता हूँ कि इस समय वह कहाँ है। इशिता बोली, बताइए मुझे, कहाँ है रजत? बूढ़ा बोला, इस समय वह अपने पैतृक गांव में है, वहीं जहाँ तुम्हारे सास ससुर भंडारा करने गए हुए हैं। यह लोग यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए तो उनके कुल देवता भी यहाँ इस गांव में नहीं है। इशिता बोली, पर यह सब किस लिए? नौकर ने बताया, पूरा गांव उनकी असलियत जानता है और अनमोल के साथ है। जब गांव वालों को पता चला कि यह अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं और अनमोल की शादी के लिए इन्होंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, तो गांव के कुछ लोग इनके घर आए और कह गए कि रजत से पहले अनमोल की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अनमोल उससे बड़ा है। अगर आप लोगों को उसके लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है तो हम खुद उसकी शादी करवा देंगे। अनमोल के परिवार का शुरू से गांव में बहुत सम्मान होता आया है। इस परिवार की हर पीढ़ी दान पुण्य करने वाली और जन कल्याण करने वाली रही है। अनमोल के माता पिता और दादी बहुत ही अच्छे इंसान थे। गांव वालों के मन में उनके लिए आज तक इज्जत और प्यार है। अनमोल की हालत वह अच्छी तरह से जानते हैं, पर जब तक खुद अनमोल अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक कोई दूसरा क्या कर सकता है। अगर अनमोल एक आवाज़ लगा दे तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा है और इन लोगों को बोरिया बिस्तर समेटकर भागने में पल भर का समय ना लगे। पर पता नहीं वह तो किस मिट्टी का बना है, सब कुछ जानते समझते हुए भी चुप रहता है। लोगों में अपने लिए बढ़ता असंतोष देखकर ही उन्होंने ये चाल चली है। इन्हें डर है कहीं गांव वाले विद्रोह ना कर दे। नहीं तो तुम खुद ही बताओ, जिन माता पिता का जवान बेटा गायब हो, क्या वे चैन से बैठ सकते हैं? माँ के मुंह से तो एक निवाला भी ना जाए और तुम्हारी सास यहाँ पकवान बना बना कर खा रही है।
इशिता यह बात सुनकर सोच में पड़ गई। इशिता बोली, इन्हें इतना सब करने की क्या जरूरत थी? यह अनमोल की शादी किसी अनपढ़ लड़की से भी तो करवा सकते थे, उससे तो इन्हें कोई खतरा भी नहीं होता। फिर भी इन्होंने अनमोल के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की ही क्यों चुनी? बूढ़ा बोला, तुम्हें क्या लगता है इन्होंने अनमोल की शादी उसका घर बसाने के लिए की है? नहीं, अब जल्दी ही तुम्हारा और अनमोल का तलाक होने वाला है। उसके बाद तुम्हारी शादी रजत से कर दी जाएगी। इस तरह से गांव वालों का मुंह बंद हो जाएगा और अनमोल के मन से शादी की इच्छा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी सास यही तो चाहती थी कि तुम अपने पति से नफरत करो, उसे प्रताड़ित करो। तुम्हारे इस व्यवहार से अनमोल बहुत दुखी है। जब अनमोल खुद आगे बढ़कर शादी से इनकार कर देगा तो फिर सारी बात ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अनमोल यह बात नहीं समझता, वह सब कुछ जानता है, पर बचपन से ही उसने इतने धोखे खाए हैं कि अब वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। अब वह बस अकेला रहना चाहता है। तुम यह शादी चाहे मानो या ना मानो, पर वह तुम्हें अपनी पत्नी मानता है और तुम्हें प्यार भी करने लगा है। तुम्हारे जाने के बाद वह किसी दूसरी औरत को अपने जीवन में स्थान नहीं देगा, पर वह तुम्हें यह बात कभी नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता उसके कारण तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। वह जानता है तुम रजत से प्यार करती हो और तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए, ऐसा उसका मानना है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया ताकि जब तुम्हारी शादी रजत से हो जाए तो तुम उसके साथ वही सब ना करो जो तुम्हारी सास करती आई है। उनका किया तो वह बर्दाश्त कर गया, पर तुम्हारी नफरत वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम ही सोचो, तुम्हें रजत बाबू से प्यार है और वह इस समय तुमसे दूर है तो तुम्हारी क्या हालत है। और तुम तो हर समय अनमोल की आंखों के सामने रहोगी। सोचो उसकी क्या हालत होगी जब वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखेगा। इशिता बोली, जब अनमोल जानता है कि यह शादी सिर्फ एक नाटक थी, फिर उसे इसे मानने की क्या जरूरत है? इस तरह वह खुद ब खुद अपने दिल पर बोझ उठा रहा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़ा बोला, हाँ बिटिया, तुम कुछ नहीं कर सकती, पर मेरा अनमोल ऐसा ही है। माँ, बहन और दादी के बाद उसके जीवन में आने वाली तुम चौथी औरत हो। वह तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। काश तुम उसे समझ पाती, पर दुख की बात तो यह है कि तुम भी उसके दिल पर एक घाव देकर चली जाओगी। पता नहीं मेरे अनमोल का भाग्य ही ऐसा क्यों है, जो आता है उसे दुख देने आता है। कभी कोई ऐसा आया ही नहीं जो उसे समझ सके और अपने प्यार से उसके दुख को कम कर सके। इशिता बोली, बाबा, अनमोल ऐसा क्यों है? अब तो वह बड़ा हो गया है, गांव वाले उसके साथ है, फिर वह इन लोगों से इतना डरता क्यों है? क्यों वह इतना कमज़ोर है? बूढ़ा बोला, बेटी, जब हर जगह से आपको धोखा और तकलीफ मिले तो इंसान अंदर से टूट जाता है। मेरे अनमोल के साथ भी यही हुआ है। वह अंदर से टूट चुका है। वह मान चुका है कि उसके भाग्य में अच्छे दिन है ही नहीं। इशिता बोली, यह तो बहुत गलत बात है। उसे इस तरह से निराशावादी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ जो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी? वह अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी कर सकता है और खुश रह सकता है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अगर वह लड़की भी इन लोगों की जैसी लालची निकली तो? इशिता सोचने लगी, अनमोल की सोच भी सही है। केवल देखकर ही आप किसी के मन में क्या चल रहा है इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। पर फिर भी इशिता को लग रहा है कि गलती अनमोल की भी है। वह चुपचाप सारे अन्याय क्यों सहता जा रहा है? उसे अनमोल के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हो सकता है जिस लड़की से उसकी शादी हो वह उसके जीवन में खुशियाँ भर दे। उसे इस तरह से हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। माना दुनिया में बुरे लोग हैं, पर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। इशिता ने फैसला किया, वह अनमोल को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करेगी। इशिता को लगता है कि अनमोल के साथ जो हो रहा है उसमें गलती सिर्फ उसके सास ससुर की नहीं है। अनमोल भी गलत है। उसे अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ
आवाज उठानी चाहिए। उसके चुप रहने के कारण ही तो इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। अपने भविष्य के बारे में तो उसे नहीं पता, पर अनमोल को वह जरूर समझाएगी। उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। इस तरह से डरकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेना बहुत गलत है। बूढ़े नौकर ने सीता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू रानी, मैं तुमसे अनमोल की खुशियाँ मांगता हूँ, उसे छोड़कर मत जाओ। तुमसे अच्छी पत्नी उसे मिल ही नहीं सकती। यकीन करो, अनमोल सच में बहुत अच्छा है और तुमसे बहुत प्यार करता है। एक बार उसके करीब जाकर तो देखो सही। इशिता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। आज वह बहुत बेचैन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। बूढ़ा नौकर अनमोल से बहुत प्यार करता है। हो सकता है इसीलिए वह जानबूझकर उसे रजत के खिलाफ भड़का रहा हो। पर जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया जब जमींदार साहब और सुलक्षणा देवी रजत के साथ लौटे। रजत को देखकर उसकी आंखें बरस पड़ी। उसे समझ नहीं आया यह खुशी के आंसू है या गम के। उसे रजत के लौटने की खुशी मनानी चाहिए या अपने साथ हुए धोखे का गम। जिस इंसान ने शादी से पहले ही उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया, क्या वह फिर से भरोसे के लायक है? इस बात की कौन गारंटी देगा कि आगे फिर कभी अपने मतलब के लिए रजत उसे धोखा नहीं देगा। सुलक्षणा देवी ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और बोली, बिटिया, ये रोने का नहीं, खुशियाँ मनाने का समय है। देख, तेरा रजत लौट आया है। मैंने अपना वादा निभाया और जल्दी ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अब कोई तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आ सकता। इशिता ने खुद को नियंत्रित किया और बोली, माँ, यह आपको कहाँ मिले? सुलक्षणा देवी बोली, बिटिया, यह बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। अभी तो हम बहुत थक गए हैं और रजत को भी आराम करने की सख्त जरूरत है। रजत इशिता के करीब आया और बोला, इशिता, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर अब मैं लौट आया हूँ और वादा करता हूँ जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। उसने इशिता को छूना चाहा पर वह पीछे हट गई और बोली, रजत, इस समय मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, तुम्हारी प्रेमिका नहीं। उनके पीछे खड़ा अनमोल यह सुन रहा था। एक बार फिर से अनमोल और इशिता की नज़र मिली, पर इस बार अनमोल ने उससे नजरें फिरा ली। रजत बोला, जल्दी ही तुम्हें इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। यह गवार तुम्हारा पति कहलाने लायक नहीं है। इशिता बोली, मुझे यकीन है रजत, अब जब तुम वापस आ गए हो तो सब कुछ सही होगा। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में आ गई। वह सोचने लगी, किस मिट्टी के बने हैं यह लोग, इतना झूठ और फ्रेब। अब उसे निर्णय लेना था कि वह इस घर में रहना चाहती भी है या नहीं। इतना तो पक्का था कि वह रजत से शादी नहीं करेगी, पर क्या वह अनमोल से तलाक चाहती है? इस सवाल का जवाब तो वह खुद भी नहीं जानती। सारी रात इशिता इस बारे में सोचती रही कि अनमोल ने उससे शादी करके क्या गलत किया। उसने तो उसकी और उसके माता पिता की इज्जत ही बचाई है। इस शादी में उसकी अपनी तो भी तो सहमति थी, वह चाहे माने या ना माने, पर समाज की नज़रों में आज वह अनमोल की पत्नी है और यह उसकी पहचान है। क्या केवल इसीलिए कि अनमोल पढ़ा लिखा नहीं है वह उसे छोड़ देगी? क्या उसका अनपढ़ होना उसका इतना बड़ा अवगुण है, या फिर इशिता को खुद के पढ़े लिखे होने पर घमंड है जिस कारण वह अनमोल को स्वीकार नहीं कर पा रही है? क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो सही गलत की शिक्षा भी ना दे सके? वह आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम अनमोल के लायक हो? मन में कोई और शादी किसी और से? क्या कोई भी लड़का ऐसी पत्नी चाहेगा? उसकी नज़र अपने गले में पड़े लॉकेट पर गई। आज पहली बार उसने लॉकेट उतारकर गले में मंगलसूत्र पहना और खुद को देखा तो लगा जैसे आज वह पूरी हो चुकी है। क्या वह अपने पति को किसी और के साथ बांट सकती है? क्या हो अगर अनमोल की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाए? इस कल्पना से ही इशिता सिहर उठी और अनमोल बेचारा, वह तो इस सच्चे के साथ जी रहा है, सब कुछ जानते हुए भी वह मुझसे प्यार करता है। अब जब वह रजत की सच्चाई जान चुकी है तो क्या उसे अनमोल को छोड़कर जाना चाहिए?
गलती तो रजत ने की है, फिर सजा अनमोल को क्यों? अगर रजत अब उनके बीच में नहीं तो उनके बीच अब यह दूरी क्या क्यों है? इस शादी का भविष्य उसके फैसले पर निर्भर करता है और अब फैसले का वक्त आ चुका है। अगली सुबह सुलक्षणा देवी बहुत खुश थी। उन्होंने इशिता को बुलाया। इशिता बिटिया, जल्दी से आओ, देखो वकील साहब आए हैं। इशिता ने पूछा, वकील पर किस लिए? वह बोली, जब तक तुम्हारा और अनमोल का तलाक भी तो करवाना है, उसके बाद ही तो तुम्हारी शादी रजत से हो पाएगी। अब मैं तुम दोनों को एक दूसरे से और अधिक दूर रहने की सजा नहीं दे सकती। मेरे बच्चों ने बहुत दुख देख लिया है, अब उन्हें उनकी खुशियाँ मिलनी चाहिए। इशिता ने देखा वकील साहब बैठे हुए हैं। अनमोल को अंगूठा लगाने के लिए बुलवाया गया। इशिता उसे ही देख रही थी, पर अनमोल ने इशिता की तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप अंगूठा लगाकर घर से चला गया। इशिता उसे जाते हुए देखती रही। उसने सोचा, जब अनमोल ही इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता तो फिर वह अकेली क्या कर सकती है। उसने भी कागजात पर साइन कर दिए। आज वह दोपहर में खाना खाने भी नहीं आया। इशिता को पता था कि वह कहाँ है, पर वह उसके पास नहीं जा सकती थी। रात को भी अनमोल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने नौकरानी से पूछा, आज अनमोल कहीं नजर नहीं आ रहा है? दिन में भी खाना खाने के लिए नहीं आए थे और अब इतनी रात हो चुकी है, अभी तक नहीं लौटे हैं। सब ठीक तो है? नौकरानी बोली, बहू रानी, कुछ भी ठीक नहीं है। वह हुआ जिसका डर था। भोला ने न जाने मालकिन के आगे क्या कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई है, जिसके कारण आज रजत भैया और कुछ लोगों ने मिलकर अनमोल भैया को बहुत मारा। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है और इस समय वह पशुओं के बाड़े में है। बेहोशी में भी वह आपको पुकार रही है। क्या? और तुम यह सब मुझे अब बता रही हो? इशिता उसी समय बाड़े में पहुंच गई। जब उसने वहां जाकर अनमोल की हालत देखी तो रोते हुए उसके सीने से लग गई। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इशिता ने रोते हुए पूछा, अनमोल, यह सब क्यों? अनमोल मुस्कुराया और बोला, यह आपके करीब आने की सजा है। क्या? यह सुनकर इशिता गुस्से से लाल हो गई और बोली, वह कौन होता है हमारे बीच आने वाला? हम पति पत्नी है। और उसने एक जोरदार तमाचा अनमोल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक के कागजात पर अंगूठा लगाने की? क्या ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम खुद को समझते क्या हो? जब मन हुआ मुझसे शादी कर ली और अब जब मन किया तलाक दे रही हो। मैं कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे कोई भी आकर मुझसे खेल ले। अनमोल बोला, तुम क्या चाहती हो इशिता? इशिता बोली, तुम अब भी नहीं समझे अनमोल, मैं तुम्हें चाहती हूँ। यह सुनकर अनमोल उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी बाहों का घेरा मजबूत होता जाता है। बूढ़ा नौकर यह दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। अब उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। दोनों एक दूसरे से गले लगकर रो रहे हैं। अनमोल बोला, इशिता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी जी नहीं सकूँगा। मैं नहीं जानता कि कब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा, पर तुम मेरी जिंदगी हो। शिकायत करते हुए इशिता बोली, जिंदगी हूँ तभी तो मुझे छोड़ रहे हो। अनमोल बोला, इशिता, मैं जानता हूँ तुम रजत से प्यार करती हो और यह शादी तुम पर थोपी गई है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बंधन से आज़ाद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी जी सको। तुम खुद को बहुत महान समझते हो, अपने प्यार का बलिदान करने चले थे। अरे, जिसके लिए तुम यह त्याग करने जा रहे थे, कम से कम एक बार उससे तो उसकी मर्जी तो पूछ लो कि आखिर वह क्या चाहती है। अनमोल बोला, नहीं इशिता, हमारी जोड़ी बेमेल है, मैं तुम्हारे लायक नहीं। इशिता बोली, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? यह तो मैं ही बता सकती हूँ कि तुम मेरे लायक भी हो या नहीं। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? अब बस बहुत हुई तुम्हारी यह कायरत। अब तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अनमोल बोला, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इशिता बोली, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर इशिता अनमोल और पर चुंबनों की बौछार करती है और रोते हुए कहती है, अगर फिर कभी मुझसे दूर जाने की बात की
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनमोल बोला, अब अगर तुम जाना भी चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इशिता बोली, यह हक पहले क्यों नहीं जताया? अनमोल बोला, डरता था कहीं तुम मेरा प्यार ठुकरा ना दो। इशिता शर्माते हुए बोली, आज मैं तुम्हारे प्यार के रंग में रंग जाना चाहती हूँ। अनमोल, आज मुझे अपने प्यार में इस कदर रंग डालो कि हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के में समा गए। ये सुखद मिलन के क्षण थे। आज इशिता और अनमोल एक दूसरे के हो गए और उनकी शादी पूरी हुई। आज सही मायने में इशिता अनमोल की अर्धांगिनी बन गई। आखिरकार इशिता और अनमोल के जीवन में मिलन के सुखद क्षण आ ही गए। इस मिलन के बाद दोनों के शरीर के साथ साथ आत्माएं भी एक हो गई और अपने प्यार और शादी को बचाने के लिए अब दोनों तत्पर थे। अगली सुबह बूढ़े बाबा ने उन दोनों को जल्दी जगा दिया और इशिता से बोले, बहू रानी, अब जल्दी से घर लौट जाओ। अगर किसी को पता चला कि तुम सारी रात यहाँ थी तो अनर्थ हो जाएगा। इशिता बोली, आप ठीक कह रहे हैं बाबा। उसने अनमोल की तरफ देखकर कहा, इनका ध्यान रखिएगा। फिर अनमोल से बोली, इन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। इन लोगों को दूसरों को धोखा देने का बहुत शौक है। हमें इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। और फिर उसने अपनी योजना उन दोनों को बताई तो वह भी उसकी बात पर सहमत हो गए। इशिता चुपचाप घर पहुंच गई। नौकरानी ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला कि वह सारी रात घर से बाहर थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रजत उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसे पुकार रहा था। उसने दरवाजा खोला तो रजत बोला, इशिता, आज तो तुम बहुत देर तक सोई हो। नाश्ते का समय हो चुका है। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से नीचे आ जाओ। जब वह नीचे पहुंची तो सुलक्षणा देवी मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज तुमने अपनी नींद पूरी की है। समझती हूँ जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें पल भर का भी चैन नसीब नहीं हुआ। ना तुम ठीक से खाती थी, ना ही ठीक से सो पाती थी। बस दिन रात रजत की याद में आंसू बहाती रहती थी। अब मुझसे तुम दोनों का यह है दुख और बर्दाश्त नहीं होता। तलाक की कार्रवाई होती रहेगी। मैं आज ही पंडित जी से बात करके तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। इशिता कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अभी वे नाश्ता कर ही रहे थे कि घर में पुलिस आ गई। रजत पुलिस को यहाँ देखकर हैरान था और बोला, यह पुलिस किसने बुलाई? इशिता ने कहा, इन्हें मैंने बुलाया है। रजत बोला, तुमने? पर क्यों? इशिता बोली, शायद आप लोगों को ध्यान ही नहीं है कि अनमोल कल से गायब है। मैं नहीं चाहती जो रजत के साथ हुआ वही अनमोल के साथ भी हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा तलाक कैसे होगा। इसीलिए मैंने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा दी है। यह लोग यहाँ पूछताछ के लिए आए हैं। सुलक्षणा देवी बोली, इतना सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। इशिता बोली, माँ जी, आप लोग थके हारे आए हैं। सोचा क्यों बेवजह आपको परेशान किया। और फिर वह इंस्पेक्टर साहब के पास जाकर बोली, आइए, मैंने ही आपको बुलाया है। मेरे पति अनमोल कल से गायब है। सुलक्षणा देवी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू को कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरा बेटा कहीं नहीं गया, घर पर ही है। इंस्पेक्टर बोली, ठीक है, तो फिर उन्हें बुलाइए। सुलक्षणा देवी बोली, इस समय वह पशुओं के बाड़े में होगा। इंस्पेक्टर साहब बोले, ठीक है, तो फिर उनसे वहीं चलकर मिल लेते हैं। रजत बोला, इंस्पेक्टर साहब, जब हम कह रहे हैं भैया ठीक है, तो फिर आप उनसे मिलकर क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर जमींदार साहब को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अनमोल की पिटाई के बारे में रजत ने माता पिता को कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अनमोल की यह हालत देखकर पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब बोले, देखो मिस्टर, तुम जो भी हो, हमें हमारा काम बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई में अड़चन डालने के लिए तुम्हें धर लेंगे। जमींदार सब बात संभालते हुए बोले, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो बुरा मान गए। यह तो बच्चा है, इसे जाने दीजिए। चलिए, आप हमारे साथ चलिए, आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। यह सब तो घर का मामला है, आप क्यों चिंता करते हैं, हम सब सुलझा लेंगे। इशिता बोली, नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह कोई घर का मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले मेरा देवर अचानक अपनी ही शादी से गायब हो गया था और अब मेरे पति गायब है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है जरूर कोई दुश्मन है जो छुपकर हमारे परिवार से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है।
आपको कार्रवाई करनी ही होगी। हर हाल में मेरे पति को ढूंढ कर लाना होगा। इंस्पेक्टर साहब बोले, घबराइए मत मैडम, हम आपके पति को जरूर ढूंढ लेंगे। और जमींदार साहब, रही आपकी बात, चाय नाश्ता बाद में होता रहेगा, पहले हम वही करें जो करने आए हैं। पुलिस पशुओं के बाड़े में पहुंची तो वहां अनमोल घायल हालत में मिला। इंस्पेक्टर ने अनमोल से पूछा, आपकी यह हालत किसने की? जमींदार साहब और सुलक्षणा देवी डर गए। उन्हें यह सब समझ आ गया कि यह सब किसने किया होगा। रजत तो पहले ही गायब हो चुका था। उन दोनों ने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया और सुलक्षणा देवी बोली, कौन है जिसने मेरे बच्चे के साथ यह सब किया? इंस्पेक्टर साहब, उसे छोड़ना नहीं, उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। इस तरह नाटक करते हुए वह अनमोल के गले जाकर लग गई और धीरे से उसके कान में कहा, खबरदार, जो रजत का नाम भी लिया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। इशिता भी सब समझ गई। उसने अनमोल से कहा, आपको किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब जो भी पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दीजिए। अनमोल कभी इशिता तो कभी चाचा चाची की तरफ देख रहा था। इशिता अनमोल की दुविधा समझ रही थी। यह सब उसके स्वभाव के विपरीत था। वह कमजोर नहीं है, पर उसका कोमल हृदय, उसके इस सीधेपन और अच्छाई का ही तो यह लोग फायदा उठाते आ रहे हैं। पर अब बस बहुत हुआ। इशिता बोली, क्या सोच रहे हैं आप? बिना किसी डर और झिझक के उन लोगों का नाम बताइए जिन्होंने आपके साथ यह हरकत की है। उसने पास जाकर अनमोल का हाथ मजबूती के साथ अपने हाथ में ले लिया। जमींदार साहब और सुलक्षणा देवी यह देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह सब कब हो गया? इशिता ने दृढ़ता के साथ अनमोल से कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और यह कोई नाटक नहीं था। उसका हृदय सचमुच रो रहा था, क्योंकि अगर कल अनमोल को कुछ हो गया होता तो शायद वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। उसके कारण ही तो यह सब हुआ। इंस्पेक्टर साहब ने भी आगे बढ़कर अनमोल को आश्वासन दिया, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अभी तक चुप बैठा अनमोल इशिता और इंस्पेक्टर साहब के आश्वासन देने पर बताना शुरू करता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे छोटे भाई रजत की मेरी पत्नी पर बुरी नज़र है। कल जब मैं यहाँ आया तो वह अपने कुछ साथियों के साथ मेरे पीछे पीछे वहाँ आ गया और ज़बरदस्ती मुझसे तलाक के कागज़ पर अंगूठा लगवाकर मेरे साथ मारपीट की, साथ ही मुझे जान से मारने की धमकी भी देकर गया है। सुलक्षणा देवी के तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या यह वह अनमोल है? इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? इंस्पेक्टर साहब ने इशिता से पूछा कि क्या आपके पति जो कह रही है वह सही है? इशिता बोली, हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका कहना बिल्कुल सही है। पहले मेरी शादी मेरे देवर से तय हुई थी, पर जब उस समय वह शादी छोड़कर भाग गया और अब वापस आने के बाद वह हम पर तलाक लेने का दबाव बना रहा है। कल उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। परिवार की मर्यादा के नाम पर मेरे सास ससुर ने मेरा मुंह बंद करवा दिया और किसी से कुछ बताने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी। यह सुनकर सुलक्षणा देवी बिफर पड़ी और बोली, इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। यह मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब बोले, माता जी आप शांत रहिए, सच क्या है इसका पता हम लगा ही लेंगे। सुलक्षणा देवी सीधा इशिता की तरफ बढ़ी और बोली, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वह तो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। इस अनपढ़ ने तुम्हें ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब ने रजत को कहीं से भी ढूंढ निकालने का वायदा किया और चले गए। सुलक्षणा देवी ने इशिता से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ? तभी उनकी नज़र पीछे खड़े बूढ़े नौकर पर पड़ी जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन्हें समझते देर न लगी कि इशिता को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उन्होंने इशिता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दो बेटी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ये सब कर रही हो? इस बूढ़े की बातों पर यकीन मत करो, यह झूठा है। इसने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। इशिता बोली, तो क्या आपकी बात पर यकीन करूं जो सर से पांव तक सिर्फ धोखा ही धोखा है। आप लोगों ने अपने मतलब के लिए मेरी ज़िंदगी खराब की और अनमोल की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहे। आज जब अपने बेटे पर बात आ गई
तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। क्या अनमोल किसी का बेटा नहीं था? जो आप लोगों ने उसके साथ किया, उसके लिए आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सिर्फ सज़ा। सुलक्षणा देवी बोली, मानती हूँ हमने जो किया वह गलत था, पर अब हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। हमें माफ़ कर दो, गलती तो हमने की है। फिर उसकी सज़ा रजत को क्यों? तुम जो कहोगी वह हम करने को तैयार है। अनमोल का सब कुछ उसे लौटाने को तैयार है, बस यह शिकायत वापस ले लो। तभी जमींदार साहब बोले, इनके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी उनकी अकड़ बाकी है। रजत को तो हम इस झंझट से बाहर निकाल ही लेंगे, लड़की पर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? सोच लेना, यह दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किससे टक्कर ले रही हो। गलती हमारी ही है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया। इसके भरोसे पर तुम इतना उछल रही हो, जानती भी हो उसकी औकात क्या है? इशिता बोली, हाँ मैं जानती हूँ किसकी क्या औकात है, और जल्दी ही आपको भी पता चल जाएगा। वे दोनों वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चले गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बिटिया अब क्या होगा? यह लोग रजत को छुड़ाने में पूरी जान लगा देंगे। इशिता बोली, बाबा घबराइए मत, यह लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अब रजत को नहीं छुड़ा पाएंगे। सजा तो उसे होकर रहेगी, बस हमें कमजोर नहीं पड़ना है। उसने अनमोल की तरफ देखकर कहा, शुरुआत इन्होंने की थी, पर अंत हम करेंगे। जो कुछ भी चिंतित दिखाई दे रहे थे। इशिता आगे बोली, अब आगे गांव के सरपंच से मिलना चाहिए और पंचायत बुलानी चाहिए, ताकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और कोई भी गांव में इनका साथ ना दे। अनमोल बोला, यह सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। जब तुम्हारा घर लौटना सही नहीं होगा। बूढ़े बाबा बोले, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे घर चलो। इशिता बूढ़े बाबा के घर चली गई और अनमोल सरपंच से मिलने। अब वह भी अपने हक के लिए लड़ने को पूरी तरह से तैयार था। उधर रात को रजत माँ के पास फोन करता है और पूछता है, आज क्या हुआ? तब सुलक्षणा देवी उसे सब कुछ बता देती है और कहती है, यह इशिता तो बहुत धोखेबाज निकली, उसी के कारण अनमोल में इतनी हिम्मत आई है, नहीं तो उसकी क्या मजाल जो वह हमारे खिलाफ बोल सके। सारी बात सुनकर रजत परेशान हो गया और बोला, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, इस गवार की शादी का विचार त्याग दीजिए। अब देख लीजिए परिणाम। ऊपर से इशिता जैसी पढ़ी लिखी लड़की, वह सब कुछ समझ गई। रजत ने पूछा, अब आप लोग क्या करेंगे? सुलक्षणा देवी बोली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इन दोनों ने तुम्हें फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है, पर तुम्हारे पिताजी को यह जानते नहीं है कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें मुसीबत से निकालने की। तब तक तुम जहाँ भी हो वहीं छुपे रहो और थोड़ा सावधान रहना। यह लड़की बहुत चालाक है, हमें अनमोल से डरने की जरूरत नहीं है। असली परेशानी तो इशिता है। जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा हम तुम्हें बुला लेंगे, तब तक मुझे फ़ोन भी मत करना। रजत बोला, जैसा आप लोग ठीक समझे, और उसने फ़ोन रख दिया। इधर जमींदार साहब पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को रफा दफा करवाने की, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ने वाली हैं। अब मामला पंचायत में पहुंच चुका था और गांव वाले तो पहले ही उनके खिलाफ थे। उन्हें तो एक अफसर की तलाश थी। पूरा गांव अनमोल के साथ खड़ा था। पुलिस को तो वह किसी तरह संभाल लेंगे, पर पंचायत, यह सच में ज़्यादा बड़ी मुश्किल थी। पंचायत हुई, दोनों पक्षों को सुना गया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण थी इशिता की गवाही। उसने कहा कि वह अपने पति के साथ खुश है, पर उसके सास ससुर जबरदस्ती उसका तलाक करवाने पर तुले हुए हैं। वह उसकी शादी रजत से करवाना चाहते हैं। उन दोनों के नाम से तलाक की अर्जी भी दाखिल की जा चुकी है। वह बोली, हम यहाँ इस पंचायत में न्याय की आस लेकर आए हैं। आप सब जानते हैं कि रजत किस तरह शादी छोड़कर भाग गया था, और उस समय अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए जमींदार साहब ने अनमोल से मेरी शादी कराने का प्रस्ताव किया। आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से यह शादी उस समय संपन्न हुई थी। मैं चाहती हूँ आज भी आप सही फैसला करें। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती।
क्यों हमारी शादी तोड़ने पर तुले हैं। इनके लिए मैं अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उसी की इच्छा पूरी करने के लिए यह सब हो रहा है। उस समय जो मुझे छोड़कर भाग गया, आज मुझे किसी भी तरह से हासिल कर लेना चाहता है। जब अनमोल ने इनकी बातों का विरोध किया तो रजत ने उसके साथ जो किया वह तो आपके सामने ही है। मेरी और मेरे पति की जान खतरे में है। या तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए, नहीं तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर अपनी शादी किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। बूढ़े नौकर और बाकी कुछ लोगों ने भी गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से रजत को अनमोल के साथ मारपीट करते देखा है। अगर वह बीच बचाव के लिए नहीं आती तो शायद वह अनमोल को जान से ही मार देता। जमींदार साहब और सुलक्षणा देवी ने बहुत कोशिश की यह साबित करने की कि रजत शादी छोड़कर नहीं भागा था। उसके गायब होने के पीछे अनमोल का हाथ था, पर वे कुछ साबित नहीं कर सके क्योंकि सीता उनके साथ नहीं थी। सच्चाई वह बात बता नहीं सकते थे और झूठ चला नहीं। पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। जब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खुश है तो फिर जबरदस्ती उनका तलाक करवाने का क्या मतलब बनता है। इस पूरे घटनाक्रम में केवल और केवल जमींदार साहब के परिवार की गलती है। इसीलिए पंचायत ने उन्हें जल्दी से जल्दी यह गांव छोड़ने का हुक्म सुनाती है। वैसे भी वे यहाँ अनमोल के संरक्षण के रूप में आए थे। अब अनमोल बड़ा हो चुका है और अपने फैसले को लेने में सक्षम है। अनमोल पर इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए हैं, इसका साक्षी पूरा गांव है। इसीलिए अच्छा होगा कि अब यह लोग यहाँ से चले जाए। और रही बात रजत की, तो उसे सजा पुलिस देगी क्या? यह फैसला सुनकर सुलक्षणा देवी रोने और चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा वह इस फैसले को नहीं मानती। उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, पर यहाँ किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं था। रोते हुए वे अनमोल के पास पहुंची और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। बेटा, तुम तो सारी सच्चाई जानते हो। रजत को फंसाया जा रहा है। वह तुम्हारा छोटा भाई है। उसकी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसे माफ़ कर दो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम सब छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। बस मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मानती हूँ हमने जो तुम्हारे साथ किया वह गलत था, पर अगर तुम भी हमारे साथ वैसा ही करोगे तो तुमने और हम में क्या भेद रह जाएगा? तुम दो अच्छे इंसान हो। सुलक्षणा देवी के आंसू देखकर अनमोल का मन पिघल गया और वह इशिता की तरफ देखने लगा। इशिता बोली, इन लोगों के मगरमच्छ जैसे आंसुओं पर मत जाइए। अनमोल बोला, इशिता, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब हमें भी इनको माफ़ कर देना चाहिए। यह मत भूलो, अगर इन्होंने मुझे दुख दिए हैं तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें मेरे जीवन में लाने वाले भी यही है। इशिता बोली, अनमोल, तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारी किसी अच्छाई का तो यह लोग फ़ायदा उठाते हैं, पर अगर इस बार तुमने इन्हें माफ़ करने की सोची भी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर अनमोल चुप हो गया। सुलक्षणा देवी रोते हुए इशिता की तरफ बढ़ी और बोली, बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सब कुछ अनमोल को लौटा देंगे। बस तुम यह सब बंद कर दो। इशिता बोली, जो अनमोल का है वह आप उसे लौटाकर उस पर एहसान करेगी। उसकी चीज़ उसे दान में ही देगी। मुझ पर आपके इन आंसुओं और मीठी मीठी बातों का जादू नहीं चलने वाला है। मैं अनमोल नहीं जिसका आप फ़ायदा उठा सके। सुलक्षणा देवी बोली, रजत को माफ़ कर दो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो सच में तुमसे प्यार करता है और तुम्हें शादी के बाद शहर ले जाना चाहता था, पर हमारे ही दबाव में आकर वह शादी छोड़कर भागा। असली कसूरवार हम हैं। हमारे ही कारण तुम दोनों एक ना हो सके। इशिता बोली, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। आपकी करने की सज़ा तो आपको मिलकर रहेगी। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, रजत को पुलिस पकड़ चुकी है। यह सुनकर तो सुलक्षणा देवी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। इशिता बोली, आपने क्या सोचा था? वह बच जाएगा। उसकी खुफिया जगह का किसी को पता ही नहीं कि कहाँ छुपा बैठा है। कल रात को ही पुलिस उसे पकड़ चुकी है। अब यहाँ बैठकर रोने की बजाय उसकी पैरवी के लिए कोई अच्छा सा वकील कीजिए जो उसकी सज़ा कम करवा सके, क्योंकि सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। इसकी सज़ा है आप लोगों की असली सज़ा। पंचायत ने आप लोगों को कुछ भी सज़ा नहीं दी। आपकी सच्ची सज़ा ही यही होगी कि आप अपने बेटे के लिए तड़पे
और वह अनमोल का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ बढ़ चली। जमींदार साहब और सुलक्षणा देवी के पास पछताने के सिवाय अब कुछ नहीं रह गया था। काश उन्होंने अनमोल के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ना बेटा मुसीबत में फंसता और ना ही घर छूटता। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी करनी उनके सामने थी।